हेलो एवरीवन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और ये इस पार्ट के अंदर जो हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं एफ डब्ल्यू टेलर के वैज्ञानिक प्रबंध यानी कि साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में। तो एफ डब्ल्यू टेलर जो थे इनका पूरा नाम था फेडरिक विंसलो टेलर। ठीक है, ये मिडवेल स्टील वर्क्स में काम करना इन्होंने चालू किया और बहुत जल्दी ही ये एक मशीन मैन से ये सीनियर इंजीनियर तक यानी पहुंच गए थे। यानी बहुत जल्दी इन्होंने ग्रो किया था। आप देख ही सकते हैं 6 साल का 8 साल का टाइम दिखा, 6 साल का टाइम दिखा रहा है। 1878 से लेकर के 1884 इसके बीच में इन्होंने ये पूरी दूरी जो थी वो तय कर ली थी। ठीक है, उनका जब उन्होंने देखा अपने यहाँ, जब वो सीनियर मैनेजर के तौर पर सीनियर इंजीनियर बने, तो उन्होंने ये देखा कि एक तो हमारे जो मैनेजर थे यानी प्रबंधक थे और जो दूसरे हमारे श्रमिक थे वो एक दूसरे के प्रति नकारात्मक सोच रख रहे थे, यानी कि नेगेटिव थिंकिंग थी। दूसरा, उनके कर्मचारी जो थे वो क्षमता से कम कार्य कर रहे थे यानी लोअर एफिशिएंसी के साथ काम कर रहे थे। और इसी के साथ उन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में बात की और उसको वो लेकर के आए। साइंटिफिक मैनेजमेंट को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। उन्होंने अंगूठे के नियम यानी फोर्स ऑफ थंब की जगह उन्होंने वैज्ञानिक यानी कि साइंटिफिक और व्यवस्थित यानी मैनेज्ड नियमों पर बल दिया। एंड दैट्स व्हाई उनको वैज्ञानिक प्रबंध का जनक यानी कि फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी कहा जाता है। वैज्ञानिक प्रबंध ठीक से यह जानने की कला है कि आप अपने कर्मचारियों से क्या करवाना चाहते हैं और कैसे कार्य को सर्वोत्तम एवं न्यूनतम लागत पर करते हैं। यानी कि बेसिक बात क्या बोल रहा है ये कि साइंटिफिक मैनेजमेंट ये कहता है कि इट्स एन आर्ट टू नो कि आप अपने जो आपके कर्मचारी वर्कर्स हैं उनसे आप व्हाट यू वांट देम टू डू एंड हाउ यू वांट देम टू डू एंड हाउ यू गेट द इफेक्टिव एंड एफिशिएंट। मैंने आपको बताया था इफेक्टिव का मतलब होता है सही समय पर और एफिशिएंट का मतलब होता है न्यूनतम लागत के साथ काम करवाना। ठीक है, वैज्ञानिक प्रबंध का जो मेजर मतलब है वो है साइंटिफिक ढंग से काम करवाना। यानी कि ये जो हमारी क्लासिकल थ्योरी थी, रूढ़िवादी जो थी विचारधाराओं को छोड़कर मॉडर्न साइंटिफिक विचारधाराओं अप्रोच के ऊपर ये लोग ध्यान कर रहे थे और दैट इज नोन एज साइंटिफिक मैनेजमेंट। ठीक है, इसको बड़ा कर लेते हैं। तो वैज्ञानिक प्रबंध के जो प्रिंसिपल्स है, प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है वो पहला है कि साइंस नॉट द फोर्स ऑफ थंब, यानी कि ना कि अंगूठा शासन टेक। यानी कि ये कहना चाहते हैं कि भैया आप जो भी निर्णय ले रहे हो वो तथ्यों पर यानी कि उनके लिए आपके पास प्रूफ होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस आपका मन किया आपने नियम बना दिया और चला दिया। आपके ऑर्गेनाइजेशन में प्रत्येक कार्य जो होता है उसकी वैज्ञानिक जांच यानी साइंटिफिक उसकी जांच जो है वो होनी चाहिए। और उसके आधार पर ही आप क्या करो, आप अपने पॉलिसी को लेकर के आओ। सेकंड है आपका सहयोग ना कि टकराव। देखो इसको वैसे हिंदी में पढ़ते तो हमारा लग रहा है कॉपरेशन नॉट कॉन्फ्लिक्ट, वैसे इसको हार्मोनी एंड डिस्कॉर्ड के नाम से कहते हैं। हार्मोनी नॉट नॉट डिस्कॉर्ड, यानी कि हम एक दूसरे के प्रति क्या रखें, पॉजिटिव थिंकिंग रखें। आपस में मैनेजर्स एंड जो आपके लेबर है उनके बीच में विश्वास हो, इंटेलिजेंस हो। विश्वास को हम लोग क्या, बिलीफ हो उनके बीच में, इंटेलिजेंस हो, और वो एक टीम के रूप में काम कर सके, वर्क एज अ टीम। मानसिक क्रांति का मतलब होता है कि आप मेंटल रेवोल्यूशन लेकर के आ रहे हो। मेंटल रेवोल्यूशन का मतलब कि आप अपने दिमाग में नए नए आइडिया लेकर के आ रहे हो। एक दूसरे के प्रति सोच को बदलने पर जोर दिया जा रहा है कि मालिक जो है, जो आपके मैनेजर है वो श्रमिकों के बारे में बुरा ना सोचे, जो श्रमिक है वो मालिकों के बारे में बुरा ना सोचे। इसमें एक दूसरे पर विश्वास की भावना उत्पन्न हो सके और उत्पादन को बढ़ाया जा सके और दोनों पक्षों को लाभ के बंटवारे की अपेक्षा लाभ में वृद्धि की बात सोचनी चाहिए। यानी कि दोनों को ये नहीं सोचना चाहिए कि भैया मुझे लाभ कैसे मिलेगा, दोनों को ये सोचना चाहिए कि अगर लाभ ज्यादा होगा तो ज्यादा मिलेगा। ठीक है, सेकंड सहयोग ना कि व्यक्तिवाद, यानी कि आपको इंडिविजुअलिटी की बात नहीं करनी है, आपको टीम वर्क के तौर पर काम करना है। सिंपल इसका यही है। और लास्ट जो इसका है वो है अधिकतम कार्य क्षमता एवं श्रमिकों का विकास। यानी आप मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ, मैक्सिमम इफेक्टिवनेस के साथ आप काम करें। ठीक है, श्रमिकों का चयन उसी हिसाब से करें। यानी कि जब भी आप रिक्रूटमेंट करते हैं तो ये ध्यान रखें कि भैया आप काम क्या करवाना चाहते हैं, अपनी आवश्यकता के अनुसार, अपने काम की आवश्यकता के अनुसार आप उनका रिक्रूटमेंट करें। क्षमता और योग्यता को ध्यान में रखें, यानी उनकी कैपेबिलिटी एंड उनकी एलिजिबिलिटी को ध्यान में रख करके करना चाहिए। ठीक है, अब इसकी जो तकनीक है, तो इसकी जो तकनीक है उन्होंने जो पहली तकनीक है वो थोड़ी बड़ी है, तो मैं आपको पहले वो समझा देता हूँ। मैं नहीं चाहता कि वीडियो भी ज़्यादा बड़ी हो, जैसे मैंने आपको बोला ही वो है। तो पहला चीज़ दे रखा है क्रियात्मक फोरमैनशिप, यानी कि फोरमैन जो हो ये उनके साथ कैसे किया जाए, वर्क किया जाए। ठीक है,
वर्किंग फोरमैनशिप कैसी होनी चाहिए। पहली बात तो ये कि इसका उद्देश्य विशेषज्ञ फोरमैन नियुक्त करके श्रमिकों के पर्यवेक्षण की गुणवत्ता को बढ़ाना है, यानी कि सुपरवाइजर आप उन्हीं को बनाए, फोरमैन आप उन्हीं को बनाए जो कि उस चीज में अपने ऑब्जेक्टिव के हिसाब से उसकी स्पेसिफिक नॉलेज हो, उसके पास एलिजिबल हो, जो उस चीज को लेकर के आपने जो ऑब्जेक्टिव रखा है उसके लिए एलिजिबल फोरमैन नियुक्त करे, ताकि आपकी सुपरविजन की जो क्वालिटी है वो बढ़ जाए। इसके अनुसार आपको प्लानिंग को, नियोजन और निष्पादन बोला हुआ है, तो आपको अपने प्लानिंग को और एग्जीक्यूशन को अलग रखना है। इसके हिसाब से आपको नियंत्रण हेतु 8 फोरमैन होने चाहिए, कंट्रोल करने के लिए आपके पास 8 फोरमैन होने चाहिए। 4 आपके प्लानिंग विभाग के होंगे और 4 आपके उत्पादन विभाग के अधीन होने चाहिए, ठीक है, यानी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के होने चाहिए। और प्रत्येक श्रमिक का कार्य क्या होना चाहिए, और इनके द्वारा प्रत्येक श्रमिक का पर्यवेक्षण यानी सुपरविजन करना चाहिए ताकि उनकी गुणवत्ता बढ़ सके। अब ये दे रखा है इन्होंने, मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं ताकि एक बार दिख जाए। इन्होंने क्या बोला हुआ है कि एक कारखाना प्रबंधक होगा। कारखाना प्रबंधक को 2 पार्ट में हमने बांटा, नियोजन अधिकारी और उत्पादन अधिकारी, और दोनों में हमारे 4-4 होंगे, यानी प्लानिंग ऑफिसर और प्रोडक्शन ऑफिसर। अब ये क्लर्क है, एक में हमारे 3 क्लर्क और एक हमारा इंस्ट्रक्टर है, और एक में हमारे 3 नायक यानी 3 लीडर, और एक हमारे निरीक्षक यानी एग्जामिनर टाइप का आप कह सकते हो, है ना, जो कि एग्जामिन करता रहेगा सबको। तो एक है निर्देशक कार्ड क्लर्क, दूसरा है मार्ग कार्यक्रम क्लर्क, समय और लागत क्लर्क। ये आठों के आठों एक श्रमिक के साथ क्या करेंगे, कंटिन्यू रिलेशन में रहेंगे। इसका मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि ये ऑर्डर देंगे सब, नहीं नहीं, ऑर्डर देने की बात नहीं हो रही है, फिर तो आपकी क्लासिकल वाले की वो हो जाएगी, निर्देश की एकता हट जाएगी। नहीं नहीं, ये नहीं कह रहा कि ये आठों ऑर्डर देंगे, नहीं, ये आठों कनेक्ट रहने चाहिए। जैसे कि जो आपका निर्देश कार्ड क्लर्क है, यानी कि जो आपको डायरेक्ट करने वाला है, उसका काम ये है कि जो भी सिंपल आपके ऑर्डर हैं वो आपको कार्य के सिंपल ऑर्डर दे सकता है। जो मार्ग क्लर्क है वो आपको ये बताएगा कि भैया आपको किस वे में काम करना है, क्या सीरीज होनी चाहिए काम करने की। समय और लागत वाला जो क्लर्क होगा, क्लर्क है यहाँ पर रह है, वो ये देखेगा कि भैया कम से कम समय और लागत में हो जाए। वो बताएगा कि आपका काम इतनी देर में होना चाहिए और इतनी कॉस्ट में होना चाहिए। और अनुशासक यानी कि जो इंस्ट्रक्टर होगा वो आपको बताएगा कि भैया ये काम ढंग से हो जाए, क्रमबद्ध तरीके से, एकदम मैनेज्ड तरीके से हो जाए, और एकदम सीरीज सीक्वेंशियली इसका जो है निष्पादन यानी एग्जीक्यूशन जो है वो हो। ये काम होगा अनुशासक का, डिसिप्लिन वगैरह भी कहते हैं, बट बेसिकली इंस्ट्रक्टर होता है ये, ठीक है। देन हमारा उत्पादन विभाग जो होगा उसके अंदर हमारे 4 लोग होंगे। पहला होगा गति नायक, यानी कि आप इसको स्पीड बॉस भी बोल सकते हो, स्पीड लीडर भी बोल सकते हो, जिसका काम ये होगा कि वो ये देखे कि काम टाइम पे पूरा हो रहा है। देन आपका टोली नायक यानी कि टीम बॉस होगा, टीम लीडर होगा, जो कि ये देखेगा कि भैया हमारे पास सारी मशीनें उपलब्ध हैं, सारे टूल्स उपलब्ध हैं और दूसरे हमारे रिसोर्सेज भी उपलब्ध हैं। रिपेयर वाला होगा जो कि ये देखेगा कि भैया जो भी मशीन है और जो भी टूल है वो काम करने की स्थिति में है। और निरीक्षक जो होगा वो ये देखेगा कि भैया गुणवत्ता का नियंत्रण क्या होना चाहिए। तो ये यहाँ तक का जो पूरा पार्ट है, ये पूरा का पूरा जो है ये पहले वाले के अंदर आता है, वैज्ञानिक क्रियात्मक फोरमैनशिप के अंदर ही आता है। अब हम सेकंड पॉइंट पे जा रहे हैं, मैं ये फटाफट करवा दे रहा हूँ थोड़ा, क्योंकि वीडियो लंबा होता जा रहा है। तो दूसरा जो पार्ट होता है वो होता है, महत्व ये होता है कि ये कार्य का मानकीकरण और सरलीकरण करता है। तो यानी कि ये बताता है कि भैया कार्य एक स्पेशल, आपका एक स्केल होना चाहिए, किसी भी काम को करने के लिए एक स्केल होना चाहिए। जैसे कि आप अगर कोई चीज बना रहे हो तो उसका साइज क्या होना चाहिए, उसका किस टाइप का होना चाहिए, क्या गुण होने चाहिए, कि क्या माप होने चाहिए, ये सब पहले से फिक्स होना चाहिए। इससे क्या होता है, बर्बादी कम होती है, यानी कि वेस्टेज जो होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। वेस्टेज कम होती है और कार्य की गुणवत्ता बढ़ती है, यानी आपकी एफिशिएंसी बढ़ती है। और अनावश्यक विविधताओं को, यानी कि बिना मतलब की जो डिफरेंसेस है वो भी खत्म हो जाते हैं, सरल बन जाता है। देन विधि अध्ययन का मतलब होता है कि एक कार्य को करने के कितने तरीके हो सकते हैं, और उस तरीके में से कौन सा पूरा एक अच्छा तरीका है उसको लेकर के हम लोग सर्वोत्तम विधि का पता करते हैं, यानी कि मोस्ट इफेक्टिव मेथड जो होगा उसको हम लोग लेकर के आते हैं। तो मेथड स्टडी ये हो गया। गति स्टडी यानी कि स्पीड स्टडी की बात करें तो ये देखा कि श्रमिकों की गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है और ये देखा जाता है कि कहाँ कहाँ ये लोग खाली बैठे हुए हैं, ताकि समय की बर्बादी रुक जाए और कार्य क्षमता अपने आप ही बढ़ जाए। ठीक है, जैसे रॉ मटेरियल आने में ज़्यादा टाइम लग रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, उसके बाद रॉ मटेरियल आ रहा है, तो वो चीज़ को लेकर के, ठीक है। तो जो टाइम स्टडी करता है वो ये देखता है कि भैया एक काम को करने में कितना स्टैंडर्ड टाइम क्या लग रहा है, और इसका उद्देश्य ये होता है कि भैया ये जो हमारे श्रम की यानी लेबर की कॉस्ट है उसका अनुमान लगाता है, और ये भी पता लगाता है कि भैया टोटल एक्सपेक्टेड लेबर के नंबर क्या होने चाहिए, और
और उनको आगे प्रेरणा कैसे मिलनी है, यानी उनको लीडरशिप कैसे देनी है, उनको आपको कहते हैं कैसे उनको आप क्या कहते हैं उसे उत्साह जगाना, मैं इंग्लिश वर्ड भूल रहा हूँ इसका। अ, अरे मैं बिल्कुल ही भूल गया ये वर्ड। प्रोग्रेस करने के लिए कहते हैं मोटिवेट, सॉरी मोटिवेट कैसे करें, मोटिवेट वर्ड मैं भूल गया था। ठीक है। देन हमारा होता है, एक होता है हमारी थकान स्टडी की, भैया टायर्डनेस। एक इंसान कितनी देर लगातार काम कर सकता है, वो कितनी बार और कितने समय के लिए लगातार काम कर रहा है और कितनी बार रुक सकता है वो, क्योंकि बीच में ब्रेक देना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे होता है ना हमारे यहाँ मजदूरों को हर 2-2 घंटे में ब्रेक मिलता है, 9 से 11 काम करते हैं, फिर चाय ब्रेक होती है 15 मिनट की, फिर 11:15 से लेकर के 1:30 बजे तक काम करते हैं, फिर 1:30 से 2 का गैप मिलता है उन लोगों को लंच का, फिर 2 से 4 काम करते हैं, 4 बजे टी ब्रेक मिलता है और 4:15 से फिर लेकर 6 बजे तक काम करते हैं, 8 घंटे की जॉब हो जाती है। ठीक है। और दूसरा जो होता है वो लास्ट जो पार्ट है इसका, वो है विभेदात्मक कार्य मजदूर प्रणाली। तो इसका मतलब ये है कि आप अलग अलग रेट रखें काम करने के। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जेंडर और कहते हैं कास्ट के बीच डिफरेंस करें, नहीं 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 नहीं। इसका मतलब ये है कि आप उनकी एफिशिएंसी के हिसाब से उनको भुगतान करें। एक स्टैंडर्ड लिमिट आपने कर ली, अब स्टैंडर्ड लिमिट के ऊपर जो लोग काम कर रहे हैं उनको अधिक मिले, जिसको हम लोग ओवर टाइम भी कहते हैं ना, ओटी। अब जैसे इसका एग्जांपल है, आप एग्जांपल के थ्रू समझ लो कि सॉरी इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ मैं, फिर उसके बाद समझाता हूँ। अब जैसे कि यहाँ पर ये दे रखा है कि 10 इकाई 50 रुपए प्रति इकाई के तौर पे काम किया जाता है, और 10 या उससे ज्यादा इकाई करेंगे तो 40 रुपए प्रति इकाई। यानी मानक कार्य 10 इकाई है, अगर कोई इंसान 10 इकाई से ज़्यादा यानी कि 10 यूनिट से ज़्यादा कोई चीज़ बनाता है तो उसे हम लोग 50 रुपए पर यूनिट देंगे, और अगर 10 तक या उससे कम करता है तो 40 रुपए पर यूनिट देंगे। अब इसमें क्या होगा, हर इंसान ये चाहेगा कि मैं 10 यूनिट से ज़्यादा प्रोडक्शन करूँ, क्योंकि जैसे ही वो प्रोडक्शन बढ़ाएगा उसके रेट बढ़ जाएंगे। अब मान लो किसी ने 11 यूनिट बनाई, तो 11 यूनिट की वजह से उसको 550 रुपए मिले, क्योंकि 11 इंटू में 50। जबकि अगर किसी ने 9 इकाइयां बनाई तो उसे 360 रुपए मिले। अब क्या है कि अंतर तो केवल 2 यूनिट का है, लेकिन 2 यूनिट की वजह से पैसों का अंतर जो है वो 190 रुपए का आ गया। 550 माइनस 360। तो जो अकुशल मजदूर होगा वो भी ज्यादा काम करने के लिए क्या होगा, मोटिवेट होगा। ये था। तो आज का टॉपिक यहाँ पर एंड करते हैं, फिर इसके बाद जो अगला पार्ट होगा उसके अंदर में टेलर और फेयोल के बारे में एक कंपैरेटिव जो स्टडी है वो कर लेंगे, एंड देन ये चैप्टर हमारा ओवर हो जाएगा। सो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू फॉर योर टाइम। थोड़ा बड़ा हो गया ना वीडियो।